हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है 2023-24। जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम 2025 के लिए क्लास 8 साइंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2025 के आपके साइंस के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आएंगे ये क्वेश्चंस। ये केवीएम यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी, और गवर्नमेंट स्कूल जो है, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल, राजस्थान बोर्ड में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। दिल्ली और केवी संगठन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ tadpole develop into an adult frog by the process। आपको पता ही है कि टेडपोल कौन होता है, टेडपोल से क्या होता है, टेडपोल से कौन बनता है, टेडपोल से बनता है फ्रॉग। तो बोला है जो टेडपोल है डेवलप होता है जब अडल्ट फ्रॉग में, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, वो किस प्रोसेस से डेवलप होता है। तो टेडपोल जो है, जब टेडपोल की ग्रोइंग स्टेज आ जाती है तो टेडपोल जब डेवलप होता है अडल्ट फ्रॉग में, तो जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस का नाम है मेटामॉर्फोसिस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। मेटामॉर्फोसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टेडपोल डेवलप एन अडल्ट फ्रॉग, यानी जो कंडीशन है टेडपोल से फ्रॉग तक की, उसको आप क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। रिप्रोडक्टिव एज इन अ वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर। जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वीमेन की, वो कब स्टार्ट होती है? यानी ये कह सकते हो आप कि जो उनकी बॉडी में चेंजेस आने होते हैं। देखो, एक तो एडोलसेंट होती है, एक प्यूबर्टी होती है, ठीक है? तो उसी के बारे में बात चल रही है यहाँ पे कि जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वीमेन की, वो कब स्टार्ट होती है। तो जब उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है वीमेंस की, तो हम कह सकते हैं कि अब उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है, या रिप्रोडक्टिव एज जो है, वो अब क्या हो चुकी है, वो क्या हो चुकी है? स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया? कब होती है रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट? ठीक है, जब उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि कौन सा है ये ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन ए है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। वॉइस बॉक्स को हम लैरिंक्स कहते हैं, ठीक है? स्टमक तो आपको पता है क्या है, हार्ट भी पता है, माउथ भी पता है। यहाँ पे बोला गया है वॉइस बॉक्स, और वॉइस बॉक्स का मतलब हम बोलते कहाँ से हैं? तो हम लैरिंक्स से तो बोलेंगे, कोई स्टमक से थोड़ी बोलेंगे, ना हार्ट से बोलेंगे, ना माउथ से बोलेंगे। तो थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैरिंक्स जो है क्या है? इट इज़ अ पार्ट थ्रू विच वी कैन बी एबल टू स्पीक। तो लैरिंक्स एक पार्ट है, या कह सकते हो कि वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम जो है वो लैरिंक्स है, ठीक है? तो सेकंड नेम क्या है वॉइस बॉक्स का बेटा? वो लैरिंक्स है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन। तो जो लाउडनेस होती है वो साउंड की किस पे डिपेंड करती है? वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जैसे हम गाड़ी में भी होते हैं तो बोलते नहीं है कि एम्पलीट्यूड को ज़रा इंक्रीज़ कर दो। तो एम्पलीट्यूड क्या काम क्या होता है? एम्पलीट्यूड आपके साउंड को इंक्रीज़ करता है। एम्पलीट्यूड के कारण ही क्या होता है, आपको आवाज़ थोड़ी सी तेज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है। तो एम्पलीट्यूड इज़ अ मेन फैक्टर थ्रू विच लाउडनेस कैन, ठीक है, इंक्रीज हो सकती है। तो एम्पलीट्यूड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लिस्ट ऑफ द मीडियम इन अ गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे मीडियम्स दिए गए हैं, किन मीडियम से जो साउंड है मूव कर सकता है। तो आपको पता है साउंड मूव करता है सॉलिड से, लिक्विड से, और गैस से। और किससे मूव नहीं करता? वैक्यूम से कभी मूव नहीं करता साउंड। हम वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं करता। तो ये आपने पढ़ा भी है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बट इट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैसियस मीडियम। तो वुड क्या है? सॉलिड मीडियम है। वाटर क्या है? लिक्विड मीडियम है। एयर क्या है? गैसियस मीडियम है। तो इन तीनों मीडियम से साउंड ट्रैवल करेगा, वैक्यूम से नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको याद रखना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस से साउंड ट्रैवल करता है, परंतु वैक्यूम से साउंड कभी ट्रैवल नहीं करता। क्लियर है? हम कर रहे हैं क्लास 8th का साइंस का पेपर, एनुअल एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2023-24 का एग्ज़ाम का पेपर है
जो केवी संगठन और गवर्नमेंट स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएवी के स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे से आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो प्रोड्यूस हो सकता है, या एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है। तो हमें पता है जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तो हीटिंग हो सकती है। देखो इलेक्ट्रिक हीटर क्या है, एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने का। केमिकल इफेक्ट भी हो सकते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट भी हो सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट आपको इलेक्ट्रिक हीटर का एग्जांपल मिल सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट में आप इलेक्ट्रिक मोटर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक बेल बोल सकते हैं, ऐसे आप केमिकल इफेक्ट के लिए। तो यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या बना सकता है, हीटिंग इफेक्ट कर सकता है, केमिकल इफेक्ट कर सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि तीनों चीज कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, तीनों ही काम हम इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, बूजो अंकल हैज सेट अप एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री नियर हिज विलेज। बूजो के जो अंकल है उन्होंने एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री लगाई है गांव के पास। ही शुड डिस्पोज ऑफ द वेस्ट द फैक्ट्री, और वो चाहते हैं जो फैक्ट्री का वेस्ट बचा, यानी जब हम फैक्ट्री होगी तो हमें फैक्ट्री में जो चीज़ में बनेंगी उनमें कुछ चीज़ें बेकार की भी होंगी, यूजलेस होंगी, तो उन्हें बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा उन्हें, फैक्ट्री वेस्ट या डिस्पोज बोला जाएगा, डिस्पोज ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो उस वेस्ट को कहाँ पे फेंका जाए, तो वो ये जानना चाहते हैं। तो कह रहे हैं क्या नदी में फेंक दें, ऑप्शन है इन नियर बाई रिवर, क्या उन्हें नियर बाई पॉन्ड में फेंकना चाहिए, क्या उन्हें नियर बाई कॉर्न फील्ड में फेंकना चाहिए, या डिस्पोजल गाइडलाइन ऑन द लोकल अथॉरिटी, या उन्होंने जो लोकल अथॉरिटी है उन्होंने कोई एक गंदी एक ऐसी जगह बना रखी होगी जहाँ पे कूड़ा फेंका जा सकता है, वहाँ पे फेंका जाना चाहिए। तो उन्हें कहाँ फेंकना चाहिए, तो उन्हें फेंकना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइन ऑफ द लोकल अथॉरिटी, जहाँ पे लोकल अथॉरिटी बोले कि कूड़े का गोदाम है आप वहाँ पे फेंकें, क्योंकि वहाँ से कूड़ा क्या होगा, हटाया जाता होगा। अगर आप रिवर में फेंकेंगे तो रिवर का पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूट हो जाएगा, पॉन्ड में वाटर पॉल्यूट हो जाएगा, और कॉर्नफील्ड में फेंकेंगे तो सॉइल पॉल्यूशन होगा। तो ये तीनों जगहों पे पॉसिबल नहीं है। तो बूझो के अंकल को अपना डिस्पोज ऑफ कहाँ करना है फैक्ट्री वेस्ट, तो जहाँ पे लोकल अथॉरिटी उन्हें बताए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में है अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम द इमेज। तो सबसे पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर का क्या काम होता है। देखो प्लेन मिरर जो होता है ना, उसमें सेम साइज इमेज बनती है। इमेज कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है और सेम डिस्टेंस में बनती है। तो यहाँ पे बोला एक पर्सन जो है 1 मीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, 1 मीटर अवे है प्लेन मिरर से, तो बताओ उसकी इमेज कितनी दूर होगी। तो ऐसे समझ लो इस क्वेश्चन को, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो अगर वो प्लेन मिरर पे कोई यहाँ व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। अगर इस प्लेन मिरर से उसकी इमेज का डिस्टेंस 1 मीटर इधर है, तो उसकी इमेज का इधर डिस्टेंस कितना होगा, इधर डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बेटा, 1 मीटर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 1। तो इमेज से उसका डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द प्लेन में सीम्स टू अवे से, इमेज से उसका डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर। और अगर बोला जाता प्लेन मिरर से उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो आप 1 मीटर बताते, क्योंकि मिरर कहाँ है, यहाँ पे मिरर है, मिरर है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे वो आदमी है, तो उसकी इमेज कहाँ बनी, 1 मीटर पीछे बनी। अगर वो 1 मीटर आगे खड़ा है मिरर के, तो 1 मीटर पीछे बनी। तो इमेज से उस व्यक्ति का डिस्टेंस जो होगा वो 2 मीटर होगा, 1 + 1। अगर उसका प्लेन मिरर से पूछा जाता तो उसका डिस्टेंस होता 1 मीटर। याद रखना, आपसे इमेज से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो इमेज वाला, और अगर आपका मिरर से पूछा जाएगा तो सिंपल एक ही लगा देंगे। क्लियर है। अभी यहाँ पर किससे पूछा गया, इमेज से पूछा गया, तो 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, द रॉड, एक ग्लास रॉड है, जब उसे आपने क्या करा, रब करा, यानी उसे साफ कराया, घिसा किससे, सिल्क क्लॉथ से, तो रॉड में क्या चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। तो रॉड जो होगी उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वाइल द क्लॉथ हैज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमें पता है जो क्लॉथ है, क्लॉथ में कौन सा चार्ज होता है बेटा, क्लॉथ में होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब उसे
हम क्या करेंगे, ग्लास रोड पे रगड़ेंगे तो चार्ज कैसा हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन 20 का आंसर है। याद रखना, जो सिल्क क्लॉथ है उसमें चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, और जिस चीज़ पे उसे रगड़ेंगे तो अपोजिट चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखना, क्लॉथ में हमेशा चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव रहते हैं जनरली, और जिस चीज़ पे रगड़ते हैं तो उसका चार्ज क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, तो चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स। देखो आपको पता है ना फर्टिलाइजर क्या होते हैं, एक होते हैं मैन्योर, एक होते हैं फर्टिलाइजर। मैन्योर किन से बनते हैं, एनिमल वेस्ट से बनते हैं, प्लांट वेस्ट से बनते हैं, ठीक है ना। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल से बनते हैं, ये बातें तो पता लग गई। और दोनों ही एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, कई बार डिफरेंस भी आता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस बताओ। मगर यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इनमें से नॉट ट्रू, फर्टिलाइजर से कौन सी चीज़ नहीं होती। तो पहला, तो फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में काम आता है, तो हमें पता है फर्टिलाइजर से क्या होती है, खेती अच्छी होती है, ये ट्रू है। देयर एक्सेस यूज ऑफ डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सोइल। अगर हम फर्टिलाइजर को ज़्यादा मिट्टी में डालेंगे, यानी ज़्यादा खेती हम फर्टिलाइजर से करेंगे, तो हमारी जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा, ये भी ठीक है। दे आर जनरली यूज इन स्मॉल क्वांटिटी, और इसीलिए हमें फर्टिलाइजर्स को कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक तो केमिकल से बने होते हैं और थोड़ा ये कॉस्टली भी होते हैं, ये भी ठीक है। तो इसमें बोला है ना कौन सा ट्रू नहीं है, तो दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो फर्टिलाइजर्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्या होता है बेटा, वो ह्यूमस होता है, तो फर्टिलाइजर्स तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ये केमिकल से बने हैं, तो ये तो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नॉट ट्रू क्या है, ऑप्शन डी, फर्टिलाइजर्स आर नॉट इन्वायर फ्रेंडली, ये होते हैं नॉट इन्वायर फ्रेंडली, तो यहाँ पे लिखा है इन्वायर फ्रेंडली, तो ये नॉट ट्रू, ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। क्लियर है आपको क्वेश्चन 10 तक। हम क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं साइंस का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, क्लास 8th का एनुअल एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है ये आप ही सब बच्चों के लिए। बाकी मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की चारों सब्जेक्टों की आपको प्रिपरेशन हमारे चैनल पे मिलेगी, तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन 11 बेटा आपसे पूछा है, when we press the bulb of dropper with its nozzle kept in a water, the air in the dropper seemed to escape in the form of bubble. Once we release the pressure on the bulb, water get filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to। तो देखो सिंपल सी बात है, बोल रहा है जब हम प्रेस करते हैं किसको, बल्ब ऑफ ड्रॉपर का, तो वो क्या करता है, विद इट द नोजल कैप्ट इन वाटर, तो जो नोजल है वो वाटर को कैप्ट कर लेती है, और द एयर इन द ड्रॉपर सीम्स एस्केप, और हवा निकल जाती है, और जब निकलती है तो कुछ बबल्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। वंस वी रिलीज द प्रेशर, जैसे हम प्रेशर को कम करते हैं, द वाटर गेट फिल्ड द ड्रॉपर, और पानी जो है ड्रॉपर में भर जाता है। द राइज ऑफ द वाटर ड्रॉप, क्यों ऐसा होता है, तो ये याद रखना, जब जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शेक पीते हैं, तो हम किससे पीते हैं, स्ट्रॉ से पीते हैं ना उसे भी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे तो ये रीज़न क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रीज़न है। जब भी आपको स्ट्रॉ वगैरह का ऐसे या ड्रॉपर वगैरह से देखा जाए, पानी आ रहा है तो सक कर रहा है वाटर, तो किस कारण से कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कंबाइनिंग हेयर कॉम्बिंग हेयर ड्यूरिंग ड्राई वेदर, गर्मियों के समय जब हम अपने बालों को हेयर कॉम्बिंग करते हैं, समटाइम वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, कई बार हमें लगता है कि हमारे जो बाल है वो काफ़ी ज़्यादा खुले खुले हो गए हैं। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो ऐसा क्यों होता है, किस कारण से ऐसा होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होता है। जब हम बार बार कंघी करते हैं तो क्या होता है, हमारे बालों जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चार्ज होते हैं, तो फोर्स कौन सी लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। तो किस कारण से होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के कारण होता है। क्लियर है। अब हम करेंगे सेक्शन बी। चलिए सेक्शन बी करते हैं स्टार्ट। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इनके आंसर लिखकर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन, जस्टिफाई योर आंसर। तो मेटामॉर्फोसिस क्या इंसानों में होता है, इसका आंसर, तो पहले तो आपको आंसर इसका नो है, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ये एनिमल्स में होता है। जैसे
ये किन में होता है बेटा मेटामॉर्फोसिस? आपको देखने को मिलेगा फ्रॉग में और बटरफ्लाई में। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स और मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस बताना है। तो मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजर केमिकल से बने होते हैं, मैन्योर एनिमल वेस्ट प्लांट वेस्ट से बने होते हैं। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनते हैं, मैन्योर आपके फील्ड्स में बनते हैं। फर्टिलाइजर जो होते हैं उनसे क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ने का चांसेस रहते हैं अगर हमने ज़्यादा एक्सेस यूज़ करें। जबकि मैन्योर आप यूज़ करते भी है एक्सेस तब भी से क्या होता है, कोई इन्वायरमेंटल या सॉइल पॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि वो टेक्सचर को भी रूट जो है सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 16 है। 15 क्वेश्चन है, पहली had heard the rain water is as good as a distilled water, so she collect some rain water and clay glass tumbler and tested it under the tester. To her surprise she found that compass needles show the deflection. What could be the reason? तो इसका रीज़न यही है कि जो रेन वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास हो सकती है। और इलेक्ट्रिसिटी पास होने के कारण क्या होगा, जो कंपास की नीडल है वो क्या करेगी, वो हिलने लगेगी, डिफ्लेक्शन करने लगेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, बोला है सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड। जो कुछ प्लांट जो एक जैसे ही होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 का ही बी पार्ट, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं वो पानी में क्या करते हैं, तो पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। क्वेश्चन 17 है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लिख के दिखाना है। चलिए इन क्वेश्चनों को हम फटाफट से लिख लेते हैं और आसान जल्दी से समझ लेते हैं। चलिए फटाफट से आंसर कर लेते हैं सेक्शन बी के जो हमने अभी समझे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक मेटामॉर्फिस टेक प्लेस इन ह्यूमन? जस्टिफाई योर आंसर। तो बोला है कि मेटामॉर्फिस क्या जो है ह्यूमन बीइंग में हो सकता है और इसका आंसर को जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा बेटा। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 13 का आंसर ये है, नो ह्यूमन डू नॉट गो अंडर द मेटामॉर्फिसिस। जो ह्यूमन है वो मेटामॉर्फिस नहीं हो सकता उनमें। ह्यूमन डू नॉट गो थ्रू द सेम लाइफ साइकिल, क्योंकि हमारी लाइफ साइकिल अलग होती है और जो एनिमल्स होते हैं लाइक फ्रॉग और बटरफ्लाई उनकी लाइफ साइकिल अलग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो ह्यूमन डू नॉट गो टू अंडर मेटामॉर्फिस, या यूँ भी कह सकते हो कि ह्यूमन जो है सेम लाइफ साइकिल में नहीं चल सकता फ्रॉग और बटरफ्लाई के जैसे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 14 है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो आप बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं पर जो हमने लिखे हैं वो है, मैन्योर ऑब्टेन नेचुरली बाय डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। तो मैन्योर जो है नेचुरली बन जाते हैं डेड प्लांट से या एनिमल के वेस्ट से। गोबर वगैरह, एनिमल का जो गोबर वगैरह होता है उससे भी मैन्योर बनते हैं, और जो पेड़ में से पत्ते वगैरह टूट जाते हैं, फ्रूट वगैरह खर टूट के गिर जाते हैं, उनसे भी मैन्योर बन जाता है। दूसरा, मैन्योर आर इको फ्रेंडली है। तो मैन्योर से कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलता है। तो दो रीज़न लिख सकते हैं आप। एक रीज़न है मैन्योर किससे बनते हैं बेटा, नेचुरली बनते हैं, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और किससे बनते हैं, प्लांट के वेस्ट से या डेड प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट से। दूसरा, मैन्योर इको फ्रेंडली होते हैं। तो आप दो रीज़न लिख सकते हैं। फिर फर्टिलाइजर के दो रीज़न है, फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर जो है इंसान बनाते हैं और वो इनऑर्गेनिक है, यानी आप कह सकते हो केमिकल से बने हुए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर जो होते हैं कॉस्टली होते हैं, मैन्योर जो होते हैं सस्ते होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर कॉस्टली एंड प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, और इन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है। और ये भी लिख सकते हो कि फर्टिलाइजर्स आर नॉन इको फ्रेंडली, वो इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। क्वेश्चन 15, रेन वाटर कंटेन इम्प्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 15 में जो पहली है उसमें पूछा है ना कि जो रेन वाटर उसके बाद वो क्यों, तो आप बोल दोगे रेन वाटर में क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसके कारण निडल जो है डिफ्लीट करती है, यानी निडल घूमना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड। जो एक जैसे ही प्लांट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो आंसर लिखा हुआ है, उन्हें बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं बेटा, उन्हें क्रॉप बोलते हैं। एक जैसी ही जो फसल उगती है उन्हें क्रॉप बोला जाता है। डैमेज सीड्स, अगर कुछ बीजों में कीड़ा लग जाए या ख़राब हो जाए और अगर हम उन्हें पानी में डालें तो क्या करते हैं, वो पानी में तैरना शुरू कर देते हैं, फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। सेक्शन सी सेक्शन डी की आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए सेक्शन नेक्स्ट वीडियो
देखिए, उसमें आपको कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए जो करंट ईयर के सैम्पल पेपर हैं, प्रीवियस पेपर के साथ साथ करंट ईयर के पेपर और जो हमारे द्वारा बनाए गए पेपर हैं उनको भी जल्द ही आपके लिए अपलोड किया जा सके। वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए चैनल को।